बच्चों, आज इतिहास में हम तुगलक काल के बारे में पढ़ेंगे। खिलजी वंश के बाद दिल्ली में तुगलक वंश का शासन स्थापित हुआ। तुगलक वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत का विस्तार सुदूर दक्षिण तक कर दिया था। इसका विस्तार दक्षिण तक बहुत दूर दूर तक था। इस वंश के शासकों ने राज्य के विस्तार के साथ साथ प्रजा हित के कार्यों जैसे आदि का काम किया। गयासुद्दीन तुगलक वंश का प्रथम शासक था। इसका शासनकाल 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक था। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की कठोर नीति का त्याग करके उदारता की नीति अपनाई थी और प्रजा के असंतोष को कम करने के लिए इन्होंने टैक्स को भी कम कर दिया। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में सुल्तान बना। इन्हें दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान सुल्तान माना जाता है। इन्हीं के शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया। मोहम्मद तुगलक की योजनाएं। सुल्तान ने साम्राज्य की प्रगति और सुव्यवस्था के लिए कई नवीन योजनाएं बनाई जिससे आर्थिक सुधार हो सके और जनता का भला हो सके। सुल्तान के द्वारा चलाई गई ये योजनाएं प्रायः असफल रही क्योंकि उस पर सही तरीके से काम नहीं किया गया। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहली योजना दोआब में कर वृद्धि थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने गंगा और यमुना के बीच समृद्ध एवं उर्वरक भूमि दोआब में कर बढ़ाने का एक प्रयोग किया। जिस समय उसने कर बढ़ाया वहाँ पे भयानक अकाल पड़ा हुआ था, लेकिन सत्ता के डर से लोगों ने इसकी जानकारी सुल्तान को नहीं दी और कर देते रहे। इसका नतीजा ये हुआ कि जनता में धीरे धीरे असंतोष और विद्रोह की भावना पनपने लगी। दोआब में कर वृद्धि का क्या परिणाम हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि खेती बर्बाद हो गई। किसान अपने घर छोड़कर जंगलों में छिप गए। इन कारणों से लोगों ने कर देने से इनकार कर दिया और विद्रोह कर दिया। बाद में सुल्तान ने राहत के लिए बीज एवं ऋण की व्यवस्था भी की, लेकिन यह योजना उसकी असफल हो गई। इस तरह से उसका दूसरा जो उद्देश्य था राजधानी परिवर्तन इनका जो उद्देश्य था, उन्होंने दिल्ली से दौलताबाद, जो कि देवगिरी पुराने ज़माने में पुराना उसका नाम था देवगिरी, दौलताबाद राजधानी बनाने का निर्णय लिया। वह दक्षिण भारत को जोड़कर एक सी प्रशासनिक व्यवस्था करना चाहता था और देवगिरी का नाम बदलकर उसने दौलताबाद रखा। दिल्ली में दौलताबाद जाते समय लोगों को रास्ते में कष्ट ना हो, इसलिए राज्य द्वारा सुविधाएं भी दी गईं। राजधानी परिवर्तन से लोगों में तमाम तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रास्ते का कष्ट, दौलताबाद की जलवायु दिल्ली वासियों को रास नहीं आई। वहाँ से दिल्ली वापस आना चाहते थे। दक्षिण का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा सब अलग था। मौसम बिल्कुल अलग था। करीब 2 वर्ष के बाद सुल्तान ने दौलताबाद छोड़ने का निर्णय लिया। उसे महसूस हुआ कि दक्षिण पर नियंत्रण करना कठिन है, उसी प्रकार दक्षिण से दिल्ली पर भी नियंत्रण करना कठिन। प्रकार सुल्तान की दूसरी राजधानी परिवर्तन की योजना भी असफल हो गई। इसी प्रकार अंग्रेजों ने भी दिल्ली के साथ शिमला को अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया था। सुल्तान का और जो नियम जो फेल हो गया, उसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया तो ज़रूर, लेकिन उसने क्या किया कि चांदी के, उससे पहले सिक्के चांदी के हुआ करते थे और चांदी के सिक्कों का प्रचलन था। सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर मिश्रित धातु के सिक्के
चलाने का आदेश दिया और इन सिक्कों का मुख्य चांदी के सिक्कों के बराबर ही माना गया। और साथ ही सांकेतिक मुद्रा पर किसी सरकारी मुहर नहीं हुआ करता था, जिससे नकली सिक्के बनने शुरू हो गए और इस तरीके से नकली सिक्कों की राज्य में भरमार हो गई। इस तरीके से सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन की वजह से भी सुल्तान को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय का विद्रोह। सांकेतिक मुद्रा पर यदि कोई राचिन अंकित होता और सरकारी टकसाल पर उचित नियंत्रण होता तो शायद सांकेतिक मुद्रा की योजना से राजकोष पर बहुत बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। बच्चों, टकसाल ऐसी जगह है जहां सरकारी मुद्राएं को ढाला और बनाया जाता है। सुल्तान अपने अंतिम समय में राज्य की आंतरिक अशांति से परेशान रहा। केंद्रीय शासन प्रणाली होने के कारण सुल्तान दोनों स्थानों पर पूर्ण नियंत्रण न रख सका। दक्षिण में 2 और नए राज्यों का उदय हो गया। उनके नाम थे विजयनगर और बहमनी, और इस तरीके से उत्तर एवं दक्षिण दोनों भागों से विद्रोह शुरू हो गए। सुल्तान की तमाम योजनाएं असफल रहीं।